हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स कर्ल्ड रिवर, यानी बहते हुए पानी की एक प्राकृतिक धारा ही गंगा है। कैनाल कहते हैं अ आर्टिफिशियल वाटर फ्लोइंग कोर्स कर्ल्ड कैनाल। जो आर्टिफिशियल वाटर होता है, जो कृत्रिम पानी होता है, उससे जो नदी निकलती है उसे कैनाल या नहर कहते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं नदियाँ के? हमें इससे पीने का पानी मिलता है, सिंचाई का पानी मिलता है, जल विद्युत उत्पादन होता है और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। हमें ईडेबल फूड्स मिलते हैं जैसे कि फ़िश, स्टोन और सैंड यानी पत्थर और बालू मिलता है। नदियों की समस्याएं क्या हैं? नदियों की समस्याएं हैं लार्जेस्ट डैम, वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड, सीवेज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जैसे ही गंगा रिवर यूपी में एंटर करती है, कन्नौज पहुंचती है, तो कन्नौज में पीतल की फैक्ट्रियां हैं। पीतल की फैक्ट्रियों से आने वाला गंदा पानी वो गंगा में जाकर मिलना शुरू हो जाता है। कानपुर में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसकी एक समस्या है प्लास्टिक पॉल्यूशंस की। प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर, विवाद होते हैं इसके ऊपर। यूटिलाइजिंग ऑफ रिवर वाटर, पानी का दोहन। डिस्प्यूट स्टेट टू स्टेट होता है, कंट्री टू कंट्री होता है। स्टेट टू स्टेट विवाद को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में एक्ट बनाया था। उस एक्ट का नाम था IRWDA, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के तहत एक पैनल बनाया गया जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं और यही 6 मेंबर्स डिस्प्यूट से रिलेटेड एक प्लान बनाते हैं और इनके जजमेंट को मानना पड़ता है। इस न्याय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ऐसे ही कंट्री टू कंट्री जो विवाद होते हैं गंगा रिवर्स पर, उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा विवाद को ख़त्म किया जाता है। आगे हम गंगा रिवर के मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। जो हमारी गंगा रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे लंबी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसकी एक खास बात है कि ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफोज नाम का वायरस पाया जाता है, जिस वजह से पानी साफ रहता है। बैक्टीरियोफोज का कार्य क्या है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया को मारना। गंगा रिवर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उस ऑक्सीजन का नाम है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, एनवायरनमेंट में एसिडिक रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट लगातार कम होता जा रहा है। तो जो वायरस है गंगा में बैक्टीरियोफोज, वो भी कम हो रहा है और लगातार गंगा नदी में डॉल्फिन कम होती जा रही हैं। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड से होती हुई ये यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती है। अर्थात ये इंडिया के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वेस्ट बंगाल से फिर ये बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा नाम दिया गया है। गंगा का अपवाह तंत्र ड्रेनेज एरिया 15 राज्यों में फैला है, अर्थात 15 राज्यों को गंगा रिवर के पानी यूटिलाइज करते हैं। इन 15 स्टेट से इंडिया का 26.2% एरिया कवर हो जाता है। 2008 में गंगा रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। आइए अब पढ़ते हैं इसके मैप के बारे में। तो देखो, यहाँ है हमारा जो सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से सबसे पहले अलकनंदा नदी निकलती है और ये विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा इसकी सहायक नदी मिलती है। फिर नेक्स्ट नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आकर मिलती है। और एक जस्ट इसके बराबर में गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और ये भागीरथी नदी मिलकर भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में।
और इन दोनों ग्लेशियर्स के बीच में मंदाकिनी है और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर देवप्रयाग में यहाँ पर 5 प्रयाग आकर मिलते हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और 5वां है ये देवप्रयाग। तो इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है। गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग में होते हुए गढ़मुक्तेश्वर होते हुए यहाँ कन्नौज पहुँचती है और ऊपर से रामगंगा बिजनौर कालागढ़ से होते हुए कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी है। अच्छा, इधर साइड एक बंदरपुच्छ ग्लेशियर है, बिल्कुल भागीरथी के जस्ट समांतर। तो बंदरपुच्छ जो ग्लेशियर है वहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। और ये यमुना नदी बिल्कुल समांतर आती है गंगा नदी के। गंगा नदी के बिल्कुल समांतर देखो ऐसे आ रही है इधर साइड। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इटावा में ये एक नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। जो इंदौर में एक हिल है जिसका नाम है जनापाऊ पहाड़ी, यहाँ से ये निकलती है चंबल नदी। और चंबल नदी की भी एक क्या है सहायक नदी, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? कारकी बरड़ी उज्जैन से। ये हो गया। फिर ये इटावा में जाकर चंबल नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद विंध्या पर्वत से वेतवा नदी निकलती है जो हमीरपुर में जाती है। और उसके बाद कैमूर हिल से केन नदी निकलती है जो बांदा पर जाकर मिलती है। और ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ बनने के बाद ये प्रयागराज में कहाँ पर किससे मिलती हैं जाकर? ये मिलती हैं जाकर गंगा नदी से। और कन्नौज में तो हमारी मिल ही गई थी रामगंगा। उसके बाद गंगा और यमुना दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं। गाजीपुर पहुंचने के बाद पीलीभीत जिला में फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। और ये गोमती नदी किसकी सहायक नदी होगी? गंगा की, गाजीपुर से। उसके बाद ये दोनों मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर छपरा आता है। अच्छा, छपरा में एक नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी 2 जगह से निकलती है। एक तो है मिलाप ग्लेशियर और एक है भार चाचुंग ग्लेशियर, जिसको हम मार चाचुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और भार चाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, जिसे हम करनाली नदी भी बोलते हैं। और ये दोनों नदियाँ मिलकर बाराबंकी में मिलती हैं। और बाराबंकी में जब ये मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को हमने घाघरा नाम दिया है। और ये घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है। उसके बाद घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी बनने के बाद ये छपरा में मिलती है और आगे बढ़ती है। फिर पटना आता है। अच्छा, पटना में जो नदी मिलती है वो है सोन नदी। इसके नीचे जस्ट अगर हम देखें तो बीच में अमरकंटक है, चूँकि मध्य प्रदेश में है। ये नीचे जाती है नर्मदा नदी। अब अमरकंटक एक ऐसा यहाँ का वो माना गया है, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। एक सोन नदी जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और नर्मदा की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो सोन नदी ऊपर की तरफ पटना में जाकर गंगा की सहायक नदी बनती है। उसके बाद और इसको हम उत्तरवाहिनी भी बोलते हैं। सोनपुर में नेपाल से निकलती है गंडक नदी। ये सोनपुर में आकर गंगा की सहायक नदी बनती है। अच्छा, कोसी नदी, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। जो कुर्सेला है, कुर्सेला में कोसी नदी आकर मिलती है। ये नदी नेपाल में 7 स्ट्रीम गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है। इसे हम सप्ता कोसी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी कोसी नदी पड़ा है। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा निकलती है, गोदावरी घाट में आकर ये मिल जाती है और ये लास्ट नदी है यहाँ की। उसके बाद ये जो गंगा है, यहाँ तक इसका नाम गंगा है। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ इसका नाम पद्मा दिया गया है। और ये इधर मुड़ जाती है कोलकाता की तरफ, हुगली रिवर में जाकर ये मिल जाती है। अच्छा, जो मतलब हमने आपको एक चीज़ बताई है कि जो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरी वह नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ, जो अपना अस्तित्व किसी नदी में मिलकर समाप्त कर देती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी जिसमें जाकर मिलती है वो नदी, जैसे हुगली में जाकर मिली, तो हुगली रिवर इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो गंगा रिवर की ये इतनी सारी हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं?
चंबल नदी है। और चंबल नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। इसी प्रकार बेतवा नदी यमुना की है और केन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और यमुना की पूरी यमुना नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये यमुना। और हमारी इसमें सारी ट्रिब्यूटरीज जब गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं, फिर ये बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। बस, थैंक यू।